हेलो बेटा। हम आज पढ़ेंगे या रिवाइज करेंगे चैप्टर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। बेटा इस चैप्टर में रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं। वैसे आपको जो मैंने पढ़ाया था लेटेस्ट उसमें तो अमेंडेड ही पढ़ाया था, लेकिन पुराने स्टूडेंट्स को ये अमेंडमेंट बहुत यूज़फुल है। सब कुछ चेंज हो गया है, बहुत कुछ चेंज हुआ है। तो बेटा चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का रिवीजन। और रिडम्पशन का मतलब देखिए डिवेंचर इशू करना मतलब लोन लेना, और डिवेंचर को रिडीम करना मतलब उसी लोन को रीपे करना। तो डिवेंचर रिडम्पशन क्या है? सिंपली रीपेमेंट ऑफ लोन। तो बेटा ये रिडम्पशन क्या है ये तो आपको पता है, रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर, उसी को बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब ये रिडम्पशन एट पार होता है, मतलब जितना डिवेंचर की फेस वैल्यू है उतना ही पे करना, और एक प्रीमियम हो सकता है कि हमें उनकी फेस वैल्यू से ज़्यादा पे करना, और वो जो प्रीमियम पे की जाती है ऑन रिडम्पशन वो कंपनी का कैपिटल लॉस होती है। तो अब रिडम्पशन पर हम आगे बढ़ते हैं। बेटा हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, या मैं और इसको ऐसे करता हूँ। ये देखिए बेटा, एक होता है रिडम्पशन बाय कन्वर्जन और एक होता है रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। बस बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन हमें दो ही पढ़ना है बेटा। बाय पॉलिसी भी होता है, बाय ये वो फलाना ढिमका, लेकिन हमें पढ़ना है दो, आउट ऑफ कन्वर्जन, आउट ऑफ प्रॉफिट। जब डिवेंचर्स को किसी और सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जाए, ओल्ड डिवेंचर को, पुराने डिवेंचर को के बदले में नए इक्विटी शेयर, नए प्रेफरेंस शेयर, नए डिवेंचर इशू कर दिए जाएं, तो ये कहा जाता है रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। इसमें कोई फंड आउटफ्लो नहीं होता, इसमें कोई कैश बाहर नहीं जाती। पुराने डिवेंचर को डेबिट करके नए डिवेंचर क्रेडिट, पुराने डिवेंचर को डेबिट करके नई इक्विटी शेयर केवल क्रेडिट, पुराने डिवेंचर को डेबिट करके नई प्रेफरेंस शेयर केवल क्रेडिट। तो ये हो गया रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। इसमें फंड आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो नहीं होता, इसलिए इसमें कोई सीआरआर, डीआरआर वगैरह किसी की कोई जरूरत ही नहीं है। नो डीआरआर, नो डीआरआर इन्वेस्टमेंट, नथिंग, यदि आपने रिडम्पशन किया है बाय कन्वर्जन, क्योंकि कैश गई नहीं तो कहीं प्रॉफिट का यूज हुआ ही नहीं। जब कैश यूज नहीं हुई तो रिडम्पशन बाय कन्वर्जन में कोई डीआरआर इन्वेस्टमेंट का फंडा लगता ही नहीं है। तो बेटा वो हम पढ़ेंगे अभी कैसे होता है डीआरआर की एंट्रीज, कैसे होती है बाय कन्वर्जन, में बताऊंगा मैं आपको। और एक होता है बेटा आउट ऑफ प्रॉफिट, जो जैसे कोई व्यक्ति लोन लेता है तो उसको चुकाता है अपनी आमदनी, इनकम, प्रॉफिट से। एक सैलरीड पर्सन ने हाउसिंग लोन लिया तो कहाँ से चुकाएगा? अपनी सैलरी से, अपनी इनकम से, अपने प्रॉफिट से। ऐसे बिजनेसमैन लोन लेता है, इंडस्ट्रियलिस्ट लोन लेता है, कंपनी लोन लेती है, तो वो लोन कहाँ चुकाएगी? डिवेंचर को रिडीम कहाँ से करेगी? आउट ऑफ प्रॉफिट कर सकते हैं। आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब जो कमाया उसी में से लोन को रीपे करना, वो होता है रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। और आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब कंपनी बनाती है डीआरआर, और वो रिक्वायर्ड कितना है वो मैं बताऊंगा आपको। उसकी रिक्वायरमेंट आगे पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। यदि रिडम्पशन आउट ऑफ कन्वर्जन है तो नो डीआरआर इज रिक्वायर्ड, और यहां पर डीआरआर रिक्वायर्ड एज बिलो। नीचे बताया गया कि डीआरआर कैसे चाहिए होगा, और डीआरआर किससे बनता है? फ्रॉम प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, मतलब जिससे डिविडेंड बांटा जा सकता है वहां से बनता है। और ये हम पीएनएल ही बोले, हम इसको बोले पीएनएल, जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन से बनता है डीआरआर, ठीक है बेटा। आउट ऑफ कन्वर्जन का हम एग्जांपल देखते हैं। 10,000 डिवेंचर, बेटा ये हमारे नोट्स का ही पहला ही क्वेश्चन, मैंने इसी का डेटा लिया है, रेलिवेंट पार्ट। 10,000 डिवेंचर हैं, 4% की प्रीमियम पर ये रिडीमेबल है। उसमें से फॉर 4,000, बेटा उन्होंने कंपनी ने क्या किया उस क्वेश्चन में आप पूरा पढ़िएगा, मैंने उसका इन शॉर्ट लिया है। डिवेंचर होल्डर को जब ड्यू डेट आई, उसमें डेट की मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा हमारे मॉडल के नोट्स के क्वेश्चन में। तब जब ड्यू डेट आई रिडम्पशन की तो कंपनी ने ऑप्शन दिया, या तो आप कैश ले लो 100 के बदले 104, या फिर आप नए डिवेंचर ले लो, या फिर नए प्रेफरेंशियल ले लो। तो मैंने उसका रेलिवेंट पार्ट ही रखा है हमारे समझने के लिए। 4,000 डिवेंचर होल्डर चाहते हैं कि उन्हें अलॉटमेंट में 8% वाले प्रेफरेंस शेयर दे दी जाए 100 वाले 130 पर, और 4,800 डिवेंचर होल्डर चाहते हैं कि उन्हें 7% नए डिवेंचर मिल जाए 100 वाले 96 पर। और बाकी लोगों ने कैश का ऑप्शन लिया है, बाकी लोग कैश चाहते हैं। यानी कैश मतलब यदि रिडम्पशन आउट ऑफ कैश होगा मतलब वो आउट ऑफ प्रॉफिट होगा। और ये है डिवेंचर के बदले
प्रेफरेंस शेयर ये है रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, और डिवेंचर के बदले नए डिवेंचर ये भी है बाय कन्वर्जन। तो बेटा उसमें वर्किंग नोट पहले बनेगा। वर्किंग नोट नंबर 1, नंबर ऑफ 8% प्रेफरेंस शेयर्स टू बी इशूड। बेटा यहां पर 4000 डिवेंचर जिनको हमें 100 के बजाय 104 देना है, मतलब 4000 इंटू 104, अमाउंट पेबल हुआ 4,16,000, और 4,16,000 के बदले में उन्हें का पेमेंट करने के लिए, क्योंकि उन्हें 4% की प्रीमियम पर रिडीम करना है, मतलब 104 देना है, उसके बदले में वो क्या चाहते हैं, 130 वाले प्रेफरेंस शेयर। इशू प्राइस 130 डिवाइड बाय 130, ये आ गए 3200 प्रेफरेंस शेयर्स। वर्किंग नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 2, नंबर ऑफ डिवेंचर का नाम है नंबर ऑफ 7% डिवेंचर्स। 4800 डिवेंचर होल्डर चाहते हैं कि उन्हें 104 का जो उनका अमाउंट बनता है, 4800 डिवेंचर होल्डर चाहते हैं कि उन्हें जो उनका अमाउंट बनता है 499,200, उसके बदले में 96 रुपीज़ की प्राइस वाले डिवाइड बाय 96। डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 है पर इशू प्राइस 96 है, यह आया 5200 डिवेंचर्स इशू किए जाए। तो ये हमने निकाल लिया क्वांटिटी ऑफ, ठीक है बेटा, ये तो हमारी निकल गई क्वांटिटी। अब हमें पास करनी है इसकी जनरल एंट्रीज। क्या किया जाए बेटा, पहले तो पूरी एंट्री होगी पूरे 10,000 डिवेंचर की, वो तो मैं पहली एंट्री तो होगी, नाम है डिवेंचर का पुराने वाले 4% नहीं, उनका नाम में लिखना रह गया, अभी सिर्फ लिख देता हूँ डिवेंचर डेबिट। डिवेंचर डेबिट रुपीज 10 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट 40,000 टू डिवेंचर होल्डर 10,40,000। ये हमने रिडम्पशन मनी ड्यू कर दी है ना। दूसरी एंट्री बेटा, इसमें कैश पेमेंट की एंट्री मैं नहीं कर रहा हूं, अब हम इनको इशू कर रहे हैं, ये जो 4,16,000 है इसके बदले दे रहे हैं उनको 3,200 प्रेफरेंस शेयर। 4,16,000 एंट्री करेंगे डिवेंचर होल्डर डेबिट 4,16,000, इनको हम दे रहे हैं टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3,20,000, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बेटा यहाँ पर 3,200 शेयर्स थे, इस पर 30 रुपीज की प्रीमियम थी, 96 की होगी प्रीमियम। ये हुआ रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। बेटा यहाँ पर डिवेंचर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर दिया गया, ये है रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। तीसरी एंट्री, डिवेंचर होल्डर जो बचे 499,200, इनको 499,200 इनको देना है 7% डिवेंचर, और ये थे बेटा 5,200 5,20,000 के, ये थे 5,20,000, और बाकी था डिस्काउंट ऑन इशू। 5,200 डिवेंचर इशू किए गए इनटू, उस पर डिस्काउंट 20,800 रुपीज डिस्काउंट था, 20,800। तो बेटा ये क्या हो गया, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय कन्वर्जन, ठीक है। अब बेटा आगे आता है रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। बेटा ये क्या होता है उसको समझने के लिए समझिए हमारी प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल। एक स्टूडेंट ने हवाबाजी के लिए एक गोल्ड चेन खरीदी 20,000 की, लेकिन चूंकि उसका फंड नहीं था और हवाबाजी जरूरी थी, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए हवाबाजी करनी थी, उसको गोल्ड चेन खरीदी 20,000 की, पर मनी नहीं थी, तो उसने फ्रेंड से लोन लिया, लोन फ्रॉम फ्रेंड। अभी जी उससे कोई पूछे भाई तूने चेन कहाँ से ली, घर वालों ने पूछा भाई तूने चेन कहाँ से ली, फेसबुक पे दिख तो रही है, इंस्टाग्राम पे दिख तो रही है, पूछा भाई चेन कहाँ से, बोला भाई मेरे फ्रेंड से मैंने लोन लिया है। तो घर वाले चला भी तू चुकाएगा कहाँ से, बोले चिंता मत करो मैं ट्यूशन पढ़ाकर उसका लोन चुका दूंगा। ठीक है भाई, अब ये 20 की गोल्ड चेन है और 20 का लोन है, कुछ महीनों में 6 महीने 8 महीने में उसने 20,000 की कैश इकट्ठा कर ली ट्यूशन फीस से, कैश डेबिट किया होगा और ट्यूशन फीस यानी P&L क्रेडिट किया होगा, बराबर, ठीक है। बेटा अब देखिए ये उसकी बैलेंस शीट है, 20,000 की इनकम प्रॉफिट कमाने के बाद बाय वे ऑफ ट्यूशन फीस, तो कैश डेबिट 20 और ट्यूशन फीस यानी P&L क्रेडिट 20 आपकी बैलेंस शीट है। अब बेटा उसने क्या किया, इस
बैंक बैलेंस से इसने लोन चुका दिया। यदि इस बैंक बैलेंस से लोन चुका दिया तो अब क्या कहेगा बेटा, अब बैलेंस शीट में क्या बची, चेन और प्रॉफिट। लोन जीरो, केस जीरो। बेटा अब ये चेन कहां से आई, अब ये चेन कोई पूछेगी कहां से आई, लोन चुका चुका है, अब लोन है नहीं, तो वो अब क्या कहेगा, भाई मैंने इनकम से, प्रॉफिट से, तो उसने इसी प्रॉफिट से लोन रिडीम किया। और अब दो चीज में कहने को क्या हो गया बेटा, दो चीज हम एक साथ कह सकते हैं, बात ध्यान से सुन ले, रिवीजन है, दूसरी बार में नहीं बोल पाऊंगा, रिपीट नहीं कर पाऊंगा, रिवीजन में और रिवीजन नहीं लग सकता। दो चीज कहेगी, एक तो कहा जाएगा कि ये प्रॉफिट रिडम लोन के रिपेमेंट में काम आ गया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और दूसरी तरफ ये भी कहेंगे कि इसी प्रॉफिट से चेन खरीदी गई है, इसी प्रॉफिट से गोल्ड चेन खरीदी गई है, तो प्रॉफिट लोन में यूटिलाइज हो गया, ये भी सही है। लेकिन वही प्रॉफिट गोल्ड चेन में भी तो लगा है, लोन लेके चेन खरीदी और बाद में लोन चुका दिया, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट चेन में काम आ गया। ये यूं कहे कि आप कहेंगे सर दो दो काम कैसे हो रहा है, बेटा एक ही काम हो रहा है, इसी प्रॉफिट से लोन भी चुका दिया गया, इसी प्रॉफिट से गोल्ड चेन भी खरीद ली गई। तो बेटा जब ये है रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, और रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, इसका मतलब ध्यान रखे वो प्रॉफिट कहीं असेट में इन्वेस्टेड है, ये प्रॉफिट लोन में काम आ गया, यानी असेट में इन्वेस्ट भी हो गया ऐसा। तो बेटा अब इससे ज्यादा मैं बताना संभव नहीं मेरे लिए। अब देखिए, अब मैंने स्टार्ट किया डिवेंचर को लेकर के। देखिए रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट के लिए क्या है बेटा, ये है बैलेंस शीट नंबर 1, जस्ट आफ्टर इशू कंपनी ने 5 लाख के डिवेंचर इशू किए और उससे 5 लाख की फिक्स्ड एसेट खरीद ली। अभी क्या कहा जाएगा, मैंने यहाँ गोल्ड चेन की जगह फिक्स्ड एसेट खरीद ली, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। मैं ले लेता हूँ लैंड, फिक्स्ड एसेट नॉन डेप्रिसिबल समझने के लिए, बाकी डेप्रिसिबल हो तो चलेगा। 5 लाख की, अभी क्या कहेंगे, ये एसेट कहां से आई, डिवेंचर होल्डर के फंड से आई। उसके बाद आफ्टर 1 ईयर कंपनी को 70,000 का प्रॉफिट हुआ फर्स्ट ईयर में, तो कैश, वो प्रॉफिट कैश में रखा होगा, प्रॉफिट असेट में भी तो आएगा, जब प्रॉफिट होगा तो असेट भी बढ़ेगी, और यहाँ पीएनएल क्रेडिट, तो कैश डेबिट पीएनएल क्रेडिट, ये अकाउंटिंग हुई होगी, फाइनली प्रॉफिट कमाया। उसके बाद ऐसा करते, और अब वो प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड फॉर, और सोचा गया कि ये प्रॉफिट बजाय शेयरहोल्डर घर ले जाए बाय वे ऑफ डिविडेंड, इसकी बजाय लोन चुकाने में इस प्रॉफिट को रख लिया जाए, रोक लिया जाए, रिटेन कर लिया जाए, तो प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड फॉर डिवेंचर रिडम्पशन। तो क्या किया गया बेटा, क्या किया जाए, वो प्रॉफिट यदि पीएनएल में रखा रहेगा तो ये मैसेज जाएगा कि इट इज अवेलेबल फॉर डिविडेंड, बट एज पर डिसीजन ऑफ द कंपनी नाउ इट इज नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, नाउ इट इज अवेलेबल फॉर डिवेंचर होल्डर लोन रीपेमेंट। तो अब बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट भी ऐसा हो कि हाँ दिस प्रॉफिट इज नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, रादर इट इज अवेलेबल फॉर डिवेंचर होल्डर फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो इस प्रॉफिट को डीआरआर, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में डाल दिया जाए। तो इसको पीएनएल को डाल दिया डीआरआर में, तो पीएनएल खत्म हो गया, बचा डीआरआर, ये आ गया प्रॉफिट डीआरआर में। अच्छा, इधर जो कैश रखी हुई है, ये कहीं बिजनेस के रोटेशन में, वर्किंग कैपिटल में, बिजनेस के रोटेशन में ब्लॉक करना हो जाए, इसलिए इस मनी को भी बिजनेस से अलग पटक दिया जाए, ताकि डिवेंचर रिडम्पशन के वक्त 2, 3, 4, 5 साल बाद जब डिवेंचर रिडीम करना है तो बिजनेस से मनी वापस ना निकालना पड़े। तो जब बिजनेस में लगने ही मत दो, इसको कहीं एफडी कर दो या फिर कहीं गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लो, अप्रूव्ड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दो, तो वो होते हैं डीआरआर इन्वेस्टमेंट। तो इस 70,000 के कैश बैलेंस को बिजनेस में ब्लॉक होने से रोकने के लिए, बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाए वहां से रोकने के लिए, उसको कहीं एफडी में डाल दिया या गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लिए, तो ये हो गया डीआरआर इन्वेस्टमेंट। तो ये है डीआरआर, और उसी प्रॉफिट से ये खरीद लिए गए डीआरआर इन्वेस्टमेंट, ये चाहे गवर्नमेंट बॉन्ड हो, चाहे कोई एफडी हो, एक्सेट्रा जो भी है। तो एक तरफ आ गया डीआरआर, एक तरफ हो गया डीआरआर इन्वेस्टमेंट। आई होप समझ में आ गया होगा क्या होता है डीआरआर, क्या होता है डीआरआर इन्वेस्टमेंट। करते करते 70,000 तो फर्स्ट ईयर में, ऐसे करते करते 1 साल, दूसरे साल, तीसरे साल, करते करते मैं आ गया 5वें 6वें साल पर, डीआरआर हो गया पढ़ते पढ़ते 5 लाख का, और डीआरआर इन्वेस्टमेंट भी हो गए 5 लाख के, है ना बेटा। ये है 5 लाख प्रॉफिट सेट असाइड फॉर डिवेंचर, और वो है डीआरआर इन्वेस्टमेंट, यानी डिवेंचर होल्डर को रीपेमेंट करने के लिए मनी जो हमने बिजनेस से अलग पटक रखी है, बिजनेस में ब्लॉक नहीं बल्कि बिजनेस से बाहर रखी हुई है। अब ड्यू डेट आ गई रिडम्पशन की, तो क्या करेंगे, ये डीआरआर इन्वेस्टमेंट बेच देंगे, और इससे जो मनी आएगी उससे डिवेंचर होल्डर को रीपे कर देंगे। तो देखिए वही हुआ, है ना, इन्वेस्टमेंट बेच दिए गए तो क्या आ गया, इन्वेस्टमेंट चले गए, कैश बैंक आ गया, और इस कैश बैंक से डिवेंचर को पेमेंट कर दो। तो क्या वही जैसे मैंने एग्जांपल लिया था चेन में, गोल्ड चेन में, वही हुआ, हमने ये पे कर दिया। तो बेटा अब क्या पोजीशन रही, कैश बैंक जीरो हो गया और डिवेंचर भी जीरो हो गए। बेटा अब ये जो डीआरआर था, ये प्रॉफिट डिवेंचर रिडम्पशन में यूटिलाइज हो चुका है, और कहें तो दूसरी तरफ कहें तो ये प्रॉफिट फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट हो चुका है। बेटा ये फिक्स्ड एसेट पहले हम कह रहे थे डिवेंचर होल्डर के फंड से खरीदी थी, लोन से खरीदी थी, अब कहेंगे कि ये फिक्स्ड एसेट इस प्रॉफिट से खरीदी, तो ये प्रॉफिट अभी भी कंपनी में है, फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टेड है, प्रॉफिट अभी किसी की जेब में नहीं गया, डिवेंचर होल्डर से मनी आई थी
वापस उनको दे दी, तो अल्टीमेटली फिक्स्ड एसेट खरीदी गई आउट ऑफ दिस प्रॉफिट। तो ये डीआरआर भी आज भी कंपनी में है, आज ये फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टेड है, तो ये डीआरआर खत्म नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट किसी और के पास चला गया, आज भी वो प्रॉफिट कंपनी में फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टेड है। तो बेटा ये डीआरआर को भेजना पड़ेगा, क्यों ये प्रॉफिट अभी खत्म नहीं है, नष्ट नहीं हुआ, अभी भी है, वो फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टेड है। तो अब चूंकि इससे डिविडेंड बटना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट फिक्स्ड एसेट में लगा हुआ है। बेटा ये डीआरआर बना कहां से था? पीएनएल से। और अब डीआरआर चूंकि डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व का पर्पस सॉल्व हो गया, ये बनाया गया था डिवेंचर रिडम्पशन के लिए और रिडम्पशन हो चुका, तो अब डीआरआर खत्म करना ही पड़ेगा। अब इसको कहां लेके जाएं? अब कह सकते तो खत्म ही हो गया, है ही नहीं। अरे बेटा है, वो फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टेड है ना, तो 5 लाख की फिक्स्ड एसेट जो डिवेंचर होल्डर के लोन से खरीदी थी, वो लोन तो हमने पे कर दिया प्रॉफिट से, तो अब ये फिक्स्ड एसेट क्या कह जाएगी? प्रॉफिट से खरीदी हुई। तो ये डीआरआर वाला प्रॉफिट ही तो फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टेड है, तो हमें इस प्रॉफिट को भेजना पड़ेगा जनरल रिजर्व में। 5 लाख रुपीज का डीआरआर जाएगा जनरल रिजर्व में, तो इधर बची फिक्स्ड एसेट्स, और ये फिक्स्ड एसेट कहां से आई? आउट ऑफ प्रॉफिट। तो अब जब प्रॉफिट फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट हो जाता है तो हम उसको, और चूंकि इस फिक्स्ड एसेट को बेच के डिविडेंड क्यों बांटेंगे? हम अभी तो नहीं बांटेंगे, जब कंपनी बंद होगी तब देखेंगे। तो हमने इस प्रॉफिट को डाल दिया जनरल रिजर्व में। ये वो रिजर्व जिससे ऑर्डिनरी कोर्स में डिविडेंड नहीं बांटा जाता, ऑर्डिनरी कोर्स में। तो इन जनरल रिजर्व में वो प्रॉफिट पड़ा होता है जो फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट हो गया है, और ये वही है। तो जब डीआरआर का पर्पस सॉल्व हो जाता है तो उसको कहां भेजते हैं? जनरल रिजर्व में। ठीक है, अब बेटा ये तो देखिए, अब आता है डीआरआर और डीआरआर इन्वेस्टमेंट की कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट। मैंने कोई सेक्शन नहीं लिखे, मैंने कहीं कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं लिखे, उतना आप याद करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। आप याद कर लो तो बहुत बढ़िया, पर मैंने उसको हेडेक नहीं रखा। डीआरआर और डीआरआर इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट क्या? बेटा ध्यान दे, एक बैंकिंग कंपनी जो बैंकिंग एक्ट से गवर्न होती है, उसको डीआरआर डिवेंचर यदि इशू हुई है तो उसको कोई डीआरआर नहीं बनाना पड़ता। एक एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को भी डीआरआर नहीं बनाना पड़ता, एक लिस्टेड कंपनी को भी डीआरआर नहीं बनाना पड़ता, न डीआरआर और न ही डीआरआर इन्वेस्टमेंट। तो इनके लिए डीआरआर और डीआरआर इन्वेस्टमेंट, जब डीआरआर रिक्वायर्ड है तो डीआरआर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड कहां से होगा? तो दोनों रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, बनाना चाहे तो बना ले, अब चाहे तो जितना चाहे बना ले, पूरा बना ले, कम बना ले, न बनाए चलेगा। तो बनाना कंपलसरी नहीं है, पर ऐसा नहीं कि बना ही नहीं सकती, ये बना सकती है। तो किसी लिस्टेड कंपनी, जब भी क्वेश्चन आए तो आपको बेटा बैंकिंग और एनबीएफसी तो में आएगा नहीं, दो चीज देखनी पड़ेगी, लिस्टेड अनलिस्टेड। बेटा लिस्टेड कंपनी को डीआरआर रिक्वायर्ड नहीं है और ना डीआरआर इन्वेस्टमेंट, हाँ वो कर सकती है पर रिक्वायरमेंट नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अनलिस्टेड को ही जरूरत होती है, रिक्वायर्ड बाय ओनली अनलिस्टेड कंपनी। अच्छा, इधर कई बच्चे पूछते हैं सर डीआरआर और ये डिवेंचर रिडम्पशन फंड। बेटा डीआरआर डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व या सिंकिंग फंड या सब कुछ एक ही है, सिंकिंग फंड फॉर रिडम्पशन और डिवेंचर या फिर डीआरआर, सबका मतलब एक ही है। बेटा अब ये कितना होना चाहिए? एडुकेसी ऑफ डीआरआर एंड डीआरआर इन्वेस्टमेंट, कितना ये इनफ है, कितना ये एडिक्वेट है, कितना ये पर्याप्त है, कितना ये चाहिए, तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गई। और बेटा आपको पता है लिस्टेड कंपनी को तो जरूरत ही नहीं है, तो चाहे बनाए चाहे ना बनाए, चाहे जितना बना ले। लेकिन अनलिस्टेड कंपनी को कितना कंपलसरी है वो हम देख रहे हैं, कितना मिनिमम है, कितना एडुकेट है, कितना इनफ है, कितना रिक्वायर्ड है, वो देखो। डीआरआर ये होना चाहिए 10%, डीआरआर सिर्फ 10% ऑफ अमाउंट ऑफ डिवेंचर, जितने डिवेंचर आउटस्टैंडिंग बचे हैं उसका, जितने डिवेंचर हैं ये तो आप बस इतना मान लो, डिवेंचर का जो अमाउंट है उसका 10% होना चाहिए डीआरआर, बस 10%, बस। अब कंपनी चाहे कि 90% बना ले, 70 बना ले, 100 बना ले, 80, 20, 30, 40 कुछ भी बना ले, 10% मिनिमम है, 9% नहीं, 9.5 नहीं, 9.99 नहीं, 10% चाहिए मिनिमम। और डीआरआर इन्वेस्टमेंट, उसका रूल क्या है? जो डिवेंचर रिडीम होने वाले हैं इस साल, जो डिवेंचर इस साल रिडीम होने वाले हैं, जो इस साल रिडीम होने वाले, पूरे डिवेंचर का नहीं, डीआरआर तो पूरे डिवेंचर का 10%, लेकिन डीआरआर इन्वेस्टमेंट कितना? जो डिवेंचर रिडीम होने वाले इस साल उसका 15% डीआरआर इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए उस ईयर की 30 अप्रैल के पहले पहले। यदि 31 मार्च 2020 को होने वाला है रिडम्पशन, कुल डिवेंचर है 40 लाख, 40 लाख, उसमें से 10 लाख के डिवेंचर रिडीम होने वाले हैं, 10 लाख के ही रिडीम होने वाले हैं इस साल की मार्च को, 31 मार्च 20 को, 31 मार्च 20 को 10 लाख डिवेंचर रिडीम होने, तो 10 लाख का 15% मतलब 150 के इन्वेस्टमेंट होना चाहिए अप्रैल 90 की डेट में, उस ईयर की 30 अप्रैल तक 15% इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए, ज्यादा करे चलेगा। तो बेटा किसी को जल्दी करना जल्दी कर ले, पर उस ईयर की 30 अप्रैल 30 अप्रैल के पहले पहले डीआरआर इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए 15% ऑफ अमाउंट ड्यू फॉर डिवेंचर रिडम्पशन, अमाउंट ड्यू फॉर रिडम्पशन, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है।
अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? लिस्टेड कंपनी कैन क्रिएट डीआरआर एंड डीआरआर इन्वेस्टमेंट ऑफ एनी अमाउंट। लिस्टेड कंपनी डीआरआर बनाए तो भी चलेगा, ना बनाए तो भी चलेगा, और किसी भी अमाउंट। और अनलिस्टेड कंपनी के लिए 10% का डीआरआर और 15% का डीआर इन्वेस्टमेंट कंपलसरी है, पर उससे ज्यादा बना सकती है, ज्यादा में 20%, 30%, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है। अब एग्जाम्पल, अनलिस्टेड कंपनी है बेटा, क्वेश्चन में देख लेना, हमेशा लिखा है अनलिस्टेड या लिस्टेड। लिस्टेड है तो डीआरआर भूल जाओ, उसमें दूसरा कोई पॉइंट होगा, पर लिस्टेड कंपनी में डीआरआर और डीआर इन्वेस्टमेंट का पॉइंट नहीं होगा। सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी है तो डीआरआर बनेगा, वो भी 10%, वो भी 15% डीआरआर इन्वेस्टमेंट। अब यदि एक अनलिस्टेड कंपनी है, हाँ अनलिस्टेड है मतलब डीआरआर की रिक्वायरमेंट है 10% और 15% का डीआरआर, अदर देन एनबीएफसी, वो लिखा रहता है अदर देन एनबीएफसी ने बैंकिंग सब। अब ये बैलेंस शीट दी है, डिवेंचर 5 लाख के है, ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन 30 मार्च 2020, बैलेंस शीट दी है 31 मार्च 90। ओहो, ये क्या क्या हो जाता है बैलेंस शीट बेटा। अब ये बैलेंस शीट है ना, तो देखिए बेटा इसमें क्या होगा, यदि बैलेंस शीट दी है 31 मार्च 19 को और रिडम्पशन होने वाला है 31 मार्च 20 में, एक साल बाद, तो बेटा आपका यदि डिवेंचर रिडीम होने वाले हैं 5 लाख, तो आपके पहली बात तो आपका डीआरआर हो जाना चाहिए 10% ऑफ अमाउंट ऑफ डिवेंचर आउटस्टैंडिंग। डिवेंचर 5 लाख के हैं, उसका 10% 50,000 का डीआरआर हो जाना चाहिए बिफोर रिडम्पशन। रिडम्पशन के पहले कभी भी, इसमें कोई डेट नहीं दी है, डिवेंचर का जब रिडम्पशन हो उसके पहले पहले आपका डीआर इन्वेस्टमेंट 10% तक पहुंच जाना चाहिए। अब यदि यहां पर 50,000 का डीआर होना चाहिए और डीआर इन्वेस्टमेंट बेटा यदि रिडम्पशन होने वाला है 31 मार्च 20 को, देखिए बेटा, तो इस साल की बेटा साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 2019 से, 30 अप्रैल 2019 आएगा और फिर 31 मार्च 2020 आएगा। बेटा यदि डिवेंचर यहां रिडीम होने वाले हैं तो इस ईयर की इस 30 अप्रैल के पहले पहले डीआरआर इन्वेस्टमेंट 15% हो जाना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है, और डीआरआर 10% हो जाना चाहिए बिफोर 31 मार्च 20। देखिए डीआर रिक्वायर्ड बिफोर रिडम्पशन, दैट इज बिफोर 31 मार्च 20 इज रुपीज 50,000, रुपीज 50,000, दैट इज 10% ऑफ रुपीज 5 लाख बिफोर 31 मार्च 20। ये डीआरआर इतना हो जाना चाहिए, मिनिमम है बेटा, ये ज्यादा कंपनी चाहे तो ज्यादा बना ले। अच्छा, डीआर इन्वेस्टमेंट 30 अप्रैल 2019 के पहले पहले 15% ऑफ अमाउंट ड्यू फॉर डिवेंचर इन दिस ईयर, क्योंकि पूरा 5 लाख इसी साल रिडीम होने वाला है, तो 75 के डीआरआर इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। दूसरा, बैलेंस शीट ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, ये भी अनलिस्टेड कंपनी है, ये देखना बहुत जरूरी क्वेश्चन में हो गया, लिस्टेड है अनलिस्टेड। अनलिस्टेड है तो डीआरआर की जरूरत ही नहीं, खत्म हो गई। अच्छा, अब इधर डिवेंचर 5 लाख के हैं और बेटा ये बैलेंस शीट 31 मार्च 19 की है और ड्यू फॉर रिडम्पशन 20 है, मतलब बैलेंस शीट के एक साल बाद रिडम्पशन होने वाला है, और डीआरआर ऑलरेडी 40 का है और डीआरआर इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी 61 के हैं, और पूरे 5 लाख के डिवेंचर रिडीम होने वाले। अब 5 लाख का 10% होता है 50,000 डीआरआर होना चाहिए, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी और 40 है, तो 10,000 का डीआरआर और आपको बिफोर रिडम्पशन बनाना पड़ेगा। पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू डीआरआर की एंट्री करनी पड़ेगी 10,000 से, और इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 75,000, 5 लाख का 15% 30 अप्रैल के पहले पहले, तो उनको 30 अप्रैल के पहले पहले डीआरआर इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो देखो बेटा, डीआरआर तो कभी बना लो मार्च 20 के पहले पहले, लेकिन डीआरआर इन्वेस्टमेंट 30 अप्रैल के पहले पहले हो जाना चाहिए। 75,000 ऑलरेडी 61 तो है, 61 बेटा 75 माइनस 61, 75,000 माइनस 61, तो 14,000 के डीआरआर इन्वेस्टमेंट 30 अप्रैल 2019 के पहले पहले करने पड़ेंगे, और 10,000 पीएनएल टू डीआरआर की एंट्री 31 मार्च 20 के पहले पहले पास करनी पड़ेगी, ये मैंने लिख भी दिया है। मिनिमम डीआरआर रिक्वायर्ड बिफोर 31 मार्च 20, क्योंकि ड्यू डेट ये है 10% ऑफ 5 लाख, सो ट्रांसफर रुपीज 10,000 इज रिक्वायर्ड फ्रॉम पीएनएल टू डीआरआर बिफोर 31 मार्च 20, एंड इन्वेस्टमेंट चाहिए 15%, 75,000, जबकि 61 है, तो 14,000 के इन्वेस्टमेंट और करने पड़ेंगे बिफोर 30 अप्रैल 2090। ठीक है बेटा, ये मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा यूजुअली। अच्छा बेटा, अब उसके बाद क्या होगा, आपका क्या होगा, 30 अप्रैल के पहले पहले 61,000 में 14 के डीआरआर जोड़ देंगे, बैंक अकाउंट क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट डेबिट, यहाँ आपका बैंक कम होगा और डीआरआर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएंगे, और यहाँ पर पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट और डीआरआर, पीएनएल अप्रोप्रिएशन 10,000 कहाँ जाएगा, डीआरआर में। ठीक है, अब अगली बैलेंस शीट फिर से अनलिस्टेड कंपनी की है।
अनलिस्टेड कंपनी में बेटा वही डीआरआर इन्वेस्टमेंट 90 के हैं और डिवेंचर 5 लाख के हैं और वही ड्यू डेट मार्च 20 रिडम्पशन की है और ओपनिंग बैलेंस शीट मार्च 19 की है, मतलब एक साल बाद होने वाला है रिडम्पशन, और डीआरआर 80 का है। अब यहां पर डीआरआर होना चाहिए 50 और है 80, डीआरआर इन्वेस्ट होना चाहिए 75 और है 90, मतलब मार्जिनली ज्यादा है, थोड़े ज्यादा है। मतलब इन बेटा इन अनलिस्टेड कंपनी के लिए मिनिमम है 50 का डीआरआर, ज्यादा तो हो ही सकता ना, 80 है तो 80 चलने दो, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए मिनिमम 75, 90 है तो चलने दो, कंपनी ज्यादा कर सकती है पर कम नहीं होना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में कम था, एडिशनल बनाया, इन्वेस्टमेंट कम थे 14 और किए पिछले क्वेश्चन में, यहां पर जरूरत ही नहीं है। अब यहां पर मेरा जो सजेशन है बेटा, यहां पर देयर इज एक्सेस डीआरआर ऑफ 30, मतलब अब फर्दर डीआरआर की जरूरत नहीं है, मतलब कंपनी यहां पर रिडम्पशन जितना रिक्वायर्ड था उतना हो ही गया और क्वेश्चन में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो आप फर्दर डीआरआर मत बनाओ और डीआरआर इन्वेस्टमेंट भी फर्दर मत करो। सो फर्दर डीआरआर इन्वेस्टमेंट इज, अच्छा सॉरी 75 चाहिए और 90 है, एक्सेस डीआरआर, सो फर्दर नो डीआरआर इन्वेस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, डीआरआर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है और नो नीड ऑफ ट्रांसफर टू डीआरआर ये भी नहीं है। आप बस जो बेटा यहाँ पर जो 80 पड़ा है ना, 80 को ही भेज दो जनरल रिजर्व में, हाँ इन्वेस्टमेंट बेचने पड़ेंगे 90 के, वो भेज दो। डिवेंचर का रिडम्पशन के वक्त फंड अरेंजमेंट के लिए आप डिवेंचर डीआरआर इन्वेस्टमेंट तो भेज दोगे 90 के 90 पे, और ये डीआरआर जो बना हुआ है 80 इसको भेज दो जनरल रिजर्व में, 80 ही भेज दो ना बस। आप रिडम्पशन 5 लाख करने वाले हो, अब हमने 80 ही भेजा है जनरल रिजर्व में, मतलब 80 का रिडम्पशन ही आउट ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा, बाकी की जरूरत ही नहीं है। समझे बेटा, जो 80 बचा है 80 भेज दो। हाँ लेकिन अब एक और एग्जांपल, अब यहां पर देखो ऐसा क्वेश्चन भी आया है, डीआरआर 410,000 के 4,10,000, अरे बाबा 5 लाख के डिवेंचर वही रिडम्पशन होने वाला है इनका, तो 5 लाख का 10% मिनिमम होना चाहिए 50 और है 4,10,000, अरे बाबा रे 4,10,000 है आउट ऑफ 5 लाख, मतलब अराउंड 82%। पता यहाँ तो 82% उन्होंने डीआर बना रखा है जबकि 10% ही रिक्वायर्ड होता है मिनिमम, और उन्होंने 82% बना लिया। मैंने कहा था अनलिस्टेड कंपनी ज्यादा बना सकती है। अब यहां पर आपके पास दो ऑप्शन है, आप या तो 4,10,000 ही भेज दो जनरल रिजर्व में, क्या आपने मान लेना है कि 410 का रिडम्पशन तो आउट ऑफ प्रॉफिट हुआ है और बचे हुए रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट की जरूरत ही नहीं है, 10% ही काफी था, 50,000 ही काफी था डीआरआर, और यहाँ तो 4,10,000 है, पूरा 410 ही भेज दो जनरल रिजर्व में, ये भी चलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चतुराई आप दिखा सकते हो, एक एजम्पशन कि जब कंपनी ने एक साल पहले ही 4,10,000 का डीआरआर इकट्ठा कर रखा है, पिछले साल मार्च 19 से ये डीआरआर 410 चला आ रहा है, अभी तो एक साल और है, क्योंकि ये बैलेंस शीट 31 मार्च 19 की है, उस दिन डीआरआर 410 है और रिडम्पशन उसके एक साल बाद मार्च 20 को होने वाला है। हम ये एज्यूम कर सकते हैं, ये हमारा राइट है एजम्पशन, कि हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि कंपनी वांट्स 100% रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, 100% डीआरआर चाहती है, 10% नहीं 100%। तो उस केस में 5 लाख का फिर डीआरआर होना चाहिए, अभी 90 कम पड़ रहा है, 5 लाख में 90 ले आओ पीनल अप्रोप्रिएशन से डीआरआर में, 90 ले आओ पीनल अप्रोप्रिएशन टू डीआरआर और बाद में डीआरआर 5 लाख बनाकर उसको भेज दो जनरल रिजर्व में और लिख दो इट इज अज्यूम दैट कंपनी वांट 100% redemption out of profit, so 100% DRR. Although minimum requirement was only 10%, that is 50,000, but company interested in full redemption out of profit, full DRR. ये assumption है, और आपको नहीं लेना assumption तो जो 410 बचा है वही भेज दो जनरल रिजर्व में, सफिशिएंट है। ये मैंने आपको बातें सारी यहाँ लिख दी है। अब नो DRR is required even by unlisted company for debenture redeemable। अच्छा, अनलिस्टेड को भी डीआरआर नहीं चाहिए, अभी तो हम कह रहे हैं अनलिस्टेड को चाहिए 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 चाहिए, अनलिस्टेड को चाहिए, पर यह बोलता है अनलिस्टेड को भी नहीं चाहिए। हाँ, यदि डिवेंचर रिडीम हो रहे बाय कन्वर्जन तो डीआरआर की जरूरत अनलिस्टेड को भी नहीं होगी। देखिए डिवेंचर 5 लाख के हैं, 20% ऑफ विच आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर, इसके 20% इक्विटी शेयर में कन्वर्टेबल हो रहे हैं, मतलब 1 लाख तो इक्विटी में कन्वर्ट होंगे, बच्चे 4 लाख, तो डीआरआर सिर्फ किसके लिए लगेगा, 4 लाख का 10% 40 ही लगेगा, ध्यान रखना बेटा। और आपका डीआरआर 25 है बेटा, आपका 5 लाख उसमें से 1 लाख रिडीम होने वाले बाय कन्वर्जन, जब वो रिडीम होने वाले बाय कन्वर्जन नॉट आउट ऑफ प्रॉफिट, तो बचे 4 लाख, 4 लाख का 10% आपको डीआरआर सिर्फ चाहिए 40,000, तो 40,000 चाहिए और 25 तो ऑलरेडी है, तो आपका 15 नहीं और रिक्वायर्ड होगा, तो बेटा आपको 10% ऑफ 4 लाख आपको 40,000 का डीआरआर रिक्वायर्ड है, और उसमें आपके पास डीआरआर अवेलेबल है 25, तो फर्दर ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू डीआरआर ये होगा
25,000, 40 ऑलरेडी मतलब चाहिए आपको टोटल, और 25 है, 10 का DRR और बनाना पड़ेगा मिनिमम। अब देखिए, अब हमने ये तो बस आपको बेटा इसमें एक चीज का ध्यान रखना, ये चैप्टर में आपको मॉड्यूल से ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन कर लो बस, वैसे के वैसे क्वेश्चन आएंगे मिलते जुलते उसके फिगर, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बेटा कई सारे अमेंडमेंट आ गए ना, तो पुराने कई सारे क्वेश्चन बेकार हो गए, पुराने सारे क्वेश्चन बेकार हो गए, मैं तो ये मानूंगा आपको, इसलिए आप फोकस करो स्टडी मॉड्यूल जो लेटेस्ट वाला है उस पर, बस उसको अच्छे से करके जाओ, फंडामेंटली अच्छा से ये समझ लो और वो क्वेश्चन अपने से सॉल्व करो। मेरी कोशिश है कि आप ये सब करने के बाद क्वेश्चन सारे सारे, एक भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं हुआ जो न बन पाए स्टडी मॉड्यूल का। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है स्टडी मॉड्यूल का, अनलिस्टेड कंपनी लिखा उसमें, अनलिस्टेड कंपनी अदर देन, ये कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंकिंग कंपनी अदर देन एनबीएफसी और अदर देन हाउसिंग फाइनेंस जो भी है, ये एक अनलिस्टेड कंपनी है बस, जिसको डीआरआर लगता है 10%, डीआरआर इन्वेस्टमेंट लगते हैं 15%। यहाँ पर मॉर्गेज डिवेंचर है 10 लाख का, और डीआरआर बेटा 50 का है, और डीआरआर इन्वेस्टमेंट बेटा 150 के हैं, ये 4% डिपॉजिट विद शेड्यूल बैंक है। डीआरआर इन्वेस्टमेंट इन्होंने कहाँ कर रखा है, एफडी में कर रखा है ना। बैंक बैलेंस बेटा 9 लाख का है, ये 9 लाख का बैंक बैलेंस भी दिया है क्वेश्चन ने, और इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट पार, इन्वेस्टमेंट 150 वाले 150 में बेच दिए, और ये बैलेंस दिए से 31 मार्च 19 को, उसके 2 महीने बाद 28 फेब को इन्वेस्टमेंट बेच दिए गए, एंड डिवेंचर वर पेड ऑफ एट 101, डिवेंचर को 1 रुपीज की प्रीमियम पर रिडीम कर दिया गया ईयर शुरू होने के 2 महीने बाद। अब आपको उन्होंने क्या क्या अकाउंट पूछे हैं, डीआरआर अकाउंट पूछा है जिसका ओपनिंग बैलेंस कितना है 50,000, ये ना बेटा डीआरआर 50 है ओपनिंग, ये डीआरआर 50, डीआरआर इन्वेस्टमेंट का बैलेंस 150, डिवेंचर का अकाउंट खोला, प्रीमियम जो हम पे करने वाले हैं रिडम्पशन पर उसका अकाउंट खोला, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और इंटरेस्ट ऑन डीआरआर, इंटरेस्ट ऑन डीआरआर इन्वेस्टमेंट है ये जो हमें मिलता है, और एक बैंक अकाउंट बना लिया 9 लाख ओपनिंग बैलेंस जो गिवन है। अब डीआरआर रिक्वायर्ड कितना, बेटा डीआरआर रिक्वायर्ड है 10% ऑफ डिवेंचर अमाउंट, डिवेंचर अमाउंट है ₹10 लाख, डिवेंचर बेटा ये आपके मॉडल का ही क्वेश्चन है, 10% ऑफ ₹10 लाख, तो ₹1 लाख का, ये फॉन्ट साइज मुझे बढ़ानी पड़ेगी, ये 10 लाख का आपको चाहिए डीआरआर है ना बेटा, लेस अवेलेबल 50,000 अवेलेबल है, तो 50,000 का ट्रांसफर फ्रॉम P&L अप्रोप्रिएशन रिक्वायर्ड है, बस 50 चाहिए बेटा, क्योंकि ये अनलिस्टेड कंपनी है ना, 10% होना चाहिए, 50 है 50 और कर लो बिफोर रिडम्पशन। और डीआरआर इन्वेस्टमेंट बेटा, डीआरआर इन्वेस्टमेंट बेटा वो होना चाहिए 15% ऑफ 10 लाख, 150 डीआर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 150, और अवेलेबल भी ऑलरेडी 150 है, डीआर इन्वेस्टमेंट हमारे पास ऑलरेडी 150 है ना बेटा, ये 150 ना डीआर इन्वेस्टमेंट, तो हमें डीआर इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं सॉल्यूशन बेटा, सॉल्यूशन स्टार्ट किया हमने, ठीक है बेटा। सबसे पहले डिवेंचर अकाउंट मैंने नहीं खोला, डिवेंचर से डिवेंचर होल्डर में लाया जाएगा बाय, जो भी नाम है बाय डिवेंचर्स, ₹10 लाख, डिवेंचर से डेबिट और डिवेंचर होल्डर में क्रेडिट। अब इस पर प्रीमियम देनी है 1% की, मतलब 10,000, तो प्रीमियम हमारा लॉस है, तो यहां लिखेंगे टू डिवेंचर होल्डर, 10,000 का लॉस, प्रीमियम लॉस में डेबिट होता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, तो यहां आएगी बाय प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ₹10,000, इनको पे करना हो गया। इसके लिए उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट बेच दिए, ये जो हमारे डीआर इन्वेस्टमेंट थे 150 के बाय बैंक, ये एट पार बिक गए 150 में, तो डीआरआर इन्वेस्टमेंट से क्रेडिट और बैंक अकाउंट में डेबिट टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट 150, बैंक अकाउंट में डेबिट और डीआरआर इन्वेस्टमेंट में 150 क्रेडिट। अच्छा बेटा ये तो हमने बेच दिया, अच्छा इधर डीआरआर में बेटा हमारा 50,000 कम पड़ रहा है, तो 50,000 कहां से लाए, P&L अप्रोप्रिएशन से, और चूंकि डिवेंचर रिडम्पशन इस साल हो ही जाएगा, पेमेंट हम करने वाले, तो इसको भेज दो टू जनरल
रिजर्व में। और मैं बेसिक बता चुका हूँ कि रिजर्व में क्यों भेजते हैं। इस डीआरआर को भेज दो क्योंकि डिवेंचर रिडम्पशन का पर्पस फुलफिल हो गया, तो अब ये मनी भेज दो जनरल रिजर्व में, ये खत्म हो गया। इन्वेस्टमेंट भेज दिए, डीआरआर 50 का बनाकर उसको भेज दिया जनरल रिजर्व में, और इधर हमारे पास मनी हो गई। और बेटा वो सब जो आपको इंटरेस्ट देना है डिवेंचर वालों को, तो वो टू बैंक आ जाएगा, जो भी इंटरेस्ट देना है आपको। और इधर इंटरेस्ट मिलेगा तो बाय बैंक कर दो, वो सब मैं नहीं कर रहा हूँ बेटा, वो तो आप कर ही लोगे। वो सब बैंक में भी इसकी एंट्री वेंट्री आ जाएगी। इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट में डेबिट, बैंक में क्रेडिट, इंटरेस्ट मिला डीआरआर इन्वेस्टमेंट पर, जो भी महीने 2 महीने वगैरह जो भी है, वो इंटरेस्ट ऑन डीआर में क्रेडिट और बैंक में डेबिट, ये सब हो जाएगा। और बेटा बस ये हो जाएगा। और ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस, और इंटरेस्ट ऑन डीआरआर ये भी भेज दो पीएनएल में। क्यों भेज दो पीएनएल में? क्यों बेटा, डीआरआर तो खत्म हो गया ना डीआरआर की जरूरत ही नहीं है, वो तो खत्म कर दिया। हाँ, यदि आप ये इंटरेस्ट आप भेज देते डीआरआर में, आप क्या सोचे कि इसको डीआरआर भेज देते। मान लो ये इंटरेस्ट आया, मान लो इंटरेस्ट आया बेटा 2000 मान लो आया हो, तो मैं रफली बता रहा हूँ, मान लो। तो बेटा मैं यहाँ पर यदि आप डीआरआर में 2000 ले आते, तो फिर पीएल से फिर आपको 88 लाना पड़ता, 48 लाना पड़ता। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आपको 50 ले आओ पीएनएल से, वो बेहतर होगा। और इस इंटरेस्ट को भेज दो पीएल में, ये आपके लिए इजी पड़ेगा कि आप डीआरआर में इंटरेस्ट, डीआरआर इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट मिला उसको, इंटरेस्ट को आपको डीआरआर में भेजने की जरूरत नहीं है, वो सब भूल जाओ। अभी क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड, नॉन क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड, अभी तो आप बस इस पर ध्यान दो जो हमारे मॉड्यूल में क्वेश्चन है। तो इंटरेस्ट जो भी है इसको कहाँ भेज दो, पीएनएल में। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर तो पीएल में जाता ही है। इंटरेस्ट ऑन डीआरआर के बारे में डाउट होता है कि ये पीएल में जाएगा या डीआरआर में। डीआरआर तो खत्म ही होने वाला है, तो उसको बेहतर है इसको भेज दो आप कहाँ पर, डीआरआर इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, अच्छा बेटा। और इधर से डिवेंचर होल्डर टू बैंक, पूरा 10,10,000 यहाँ डेबिट, और बैंक में बाय डिवेंचर होल्डर 10,10,000। ठीक है बेटा, ये बस क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, स्टडी मॉडल से आपसे हो जाएगा बस। अगला क्वेश्चन है पैराडाइज लिमिटेड वाला, बैलेंस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी। ये भी एक अनलिस्टेड कंपनी है बेटा, ये पैराडाइज लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी का डिवेंचर का बैलेंस है 12% डिवेंचर 750, डीआरआर बेटा 25,000 ही है, और डीआरआर इन्वेस्टमेंट 10% गवर्नमेंट बॉन्ड है 1,12,500। अच्छा, ये बैलेंस है बेटा अप्रैल 19 के, और क्वेश्चन ने 31 मार्च 20 यानी एक साल बाद के बैंक बैलेंस दिए हैं। 750 दिया है बैंक बैलेंस, लेकिन इसमें ब्याज मिलने के पहले अभी इस पर डीआरआर इन्वेस्टमेंट का ब्याज जुड़ना बाकी है। ठीक है बेटा, इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट पार टू रिडीम डिवेंचर एट 10% प्रीमियम, डिवेंचर को 10% प्रीमियम पर रिडीम करना है, और उसके लिए इन्वेस्टमेंट एट पार भेज दिए गए। अच्छा डीआरआर, अब देखो बेटा, डीआरआर डिवेंचर रिडीम होने वाले हैं 750, उसका 10, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी है तो 10% डीआरआर होना चाहिए, 75 होना चाहिए, और अभी ऑलरेडी 25 ही है, तो 50 का डीआरआर और बनाना पड़ेगा। अच्छा डीआरआर इन्वेस्टमेंट 15% होना चाहिए, और 750 के 112 होना चाहिए, और एक्चुअल में भी 1,12,500 है। नहीं होते तो हमने इन्वेस्टमेंट खरीदने की एंट्री करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट खरीदने की 30 अप्रैल के पहले पहले, और उसको बेचने की ईयर एंड में। खरीदने की करेंगे 30 अप्रैल के पहले पहले, और बेचेंगे ईयर के एंड में जब रिडम्पशन होने वाला है। बस ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें और कोई खास बात नहीं है इस क्वेश्चन में। आप मॉड्यूल का ये क्वेश्चन पैराडाइज वाला भी इजीली कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, एक 5th क्वेश्चन स्टडी मॉड्यूल का है, बी लिमिटेड वाला है ना, बैलेंस शीट ऑफ अनलिस्टेड कंपनी है बेटा, ये भी बैलेंस शीट अनलिस्टेड कंपनी की है, जिसमें डिवेंचर 120 के है 12%, डीआरआर 0 है, और डीआर इन्वेस्टमेंट भी 0 है, और सब कुछ 0, ना डीआरआर है, जबकि ये कंपनी अनलिस्टेड है। अच्छा, डिवेंचर आर ड्यू फॉर रिडम्पशन एट 3% प्रीमियम, डिवेंचर 3% प्रीमियम पर रिडम्पशन होने वाला है। अच्छा बेटा, यदि इसमें डेट वेट नहीं दी कि रिडम्पशन कब होने वाला है, सब क्या है बेटा, अब ठीक है। तो हमने बड़ी मतलब ये मॉडल का ही क्वेश्चन है, रूल तो रूल है, फॉलो करने पड़ेंगे बेटा। हमने पहले एंट्री पास की, डिवेंचर डेबिट 120, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट 3600 टू डिवेंचर होल्डर 123,600, और बेटा ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का लॉस, ये लॉस जाएगा प्रॉफिट एंड P&L टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। 3600 का जो लॉस है वो कहाँ गया, प्रॉफिट एंड लॉस में गया। ठीक है, अच्छा P&L अप्रोबेशन डेबिट
टू DRR। बेटा DRR है ही नहीं, जबकि आपके डिवेंचर 120 है, तो 120 का 10%, मैं वर्किंग नोट नहीं बना रहा हूँ, 120 10% ऑफ 120, 12,000 का DRR मिनिमम चाहिए था, हमने 12 बना लिया। P&L ऑपरेशंस डेबिट, DRR में क्रेडिट, और इन्वेस्टमेंट भी करने पड़ेंगे। DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, वो गवर्नमेंट बॉन्ड हो या FD हो, ये बेटा कब कर देना चाहिए? डेट नहीं दी इसलिए हम डेट पर नहीं, मॉडल ने भी डेट नहीं दी, पर ये होना चाहिए उस साल की 30 अप्रैल के पहले पहले, इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए उस साल की 30 अप्रैल के पहले पहले। तो हमने डेट नहीं दी, तो हमने बस DRR इन्वेस्टमेंट खरीद लिए। ये होना चाहिए मिनिमम 15% ऑफ 10 लाख ऑफ 120, 18,000 के हमने खरीद लिए इन्वेस्टमेंट। अजीब सी क्वेश्चन है, पर बेटा डेट नहीं होने से फर्क पड़ रहा है। डेट होती तो ये कब होता? उस साल की 30 अप्रैल के पहले पहले, साल शुरू 1 अप्रैल से, 30 अप्रैल के पहले पहले इन्वेस्टमेंट खरीद लो, डिवेंचर रिडीम होने वाले हैं यदि उसके बाद में तो भी। अब बेटा इसको बेच भी दो, बैंक डेबिट, इन्वेस्टमेंट बेचने पड़ते हैं, डिवेंचर रिडम्पशन जब ड्यू हो जाता है तो हमें इन्वेस्टमेंट बेचने पड़ते हैं। बैंक डेबिट टू DRR इन्वेस्टमेंट। आप कहेंगे सर अभी तो खरीदे अभी बेच दिए सेम डे, बेटा सेम डे नहीं होता है, खरीदा होगा थोड़ा पहले और बेचा होगा जब डिवेंचर ड्यू है रिडम्पशन के लिए उसी वक्त। बस अब जो DRR बनाया हमने 12 का, उस DRR को भेज दो जनरल, DRR टू जनरल रिजर्व 12,000, और बस डिवेंचर होल्डर टू बैंक कर दो, डिवेंचर होल्डर टू बैंक 1,23,600, 123,600। ये भी क्वेश्चन स्टडी मॉडल का था, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं। ठीक है बेटा, अब आता है ओन डिवेंचर। अब आता है ओन डिवेंचर। बेटा यदि ओन डिवेंचर एक अलग फंडा है, वो क्या है जरा समझिए। बेटा डिवेंचर 5 लाख रुपीज के हैं, 7% डिवेंचर रुपीज 5 लाख, और कैश बैंक बेटा 120 का है। ये एक लिस्टेड कंपनी का क्वेश्चन है, लिस्टेड कंपनी का, ऊपर लिखा है लिस्टेड कंपनी। बेटा ये भी क्वेश्चन मॉड्यूल से है, वहां लिस्टेड, तो लिस्टेड कंपनी में बेटा DRR की जरूरत तो पड़ती नहीं है, ना DRR ना DRR इन्वेस्टमेंट। मतलब आपको यहाँ पर ओन डिवेंचर के क्वेश्चन में ओन डिवेंचर पर फोकस करना है, फिर DRR और DRR इन्वेस्टमेंट की बात भूल जाओ। अब ये क्या होता है ओन डिवेंचर, ये क्या काम आते हैं, कैसे आते हैं जरा देखिए। बेटा ये बैलेंस शीट है किसी भी कंपनी की, 5 लाख के डिवेंचर हैं, कैश एंड बैंक 120 पड़ा है, इस 1,20,000 की बेटा हैवी 5 लाख के लोन। और आप सोचो ना लोन के प्रोपोर्शन में कैश बैलेंस कितना हैवी है, 120 का कैश बैलेंस है, 1 लाख इसमें से आइडल पड़ा हुआ है, फालतू पड़ा हुआ है, और इधर 1 लाख पर कंपनी ब्याज भर रही है 7% से। 5,000 डिवेंचर 100 वाले हैं और कंपनी के पास 1 लाख फालतू रखा है, इधर फालतू पड़ा है करंट अकाउंट में मनी या तिजोरी में, उधर 1 लाख पे लोन भी ब्याज लग रहा है 7% से। और कंपनी को ये 1 लाख का फंड लॉन्ग टर्म के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, काफी समय, मतलब कंपनी को भी ये फंड नहीं चाहिए। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी डिसाइडेड टू परचेज इट्स ओन डिवेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट ₹8.98 पर डिवेंचर फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। बेटा वो क्वेश्चन भी मॉड्यूल ने खत्म कर दी कि डिवेंचर खरीदना, ओन डिवेंचर खरीदना और खरीद कर होल्ड करना एज इन्वेस्टमेंट, वो क्वेश्चन भी खत्म कर दी मॉड्यूल ने। खरीदा और तुरंत कैंसिल करो, खरीदा और कैंसिल, खरीदा और कैंसिल। ओन डिवेंचर परचेज फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन ₹98 में खरीदे कंपनी ने अपने। तो कंपनी ने क्या किया, 1,000 डिवेंचर खरीद लिए, मैंने लिखा नहीं, वो 1,000 डिवेंचर खरीद लिए ₹98 में, वो मैंने इसे एग्जांपल लिया है। तो कंपनी ने ओन डिवेंचर खरीदे 1,000 डिवेंचर 98 में, तो क्या एंट्री हुई, ओन डिवेंचर टू बैंक। तो कंपनी के यहाँ बैंक बैलेंस बचा 22 और ओन डिवेंचर आ गए 98। अब देखो बेटा कंपनी में जरा सिचुएशन देखो, 1,000 डिवेंचर कंपनी की असेट में भी आ रहे हैं और वही 1,000 डिवेंचर जो इसमें इंक्लूड है कंपनी की लाइबिलिटी में भी आ रहे हैं। तो 1,000 डिवेंचर कंपनी में एज ए डेब्ट भी चल रहे हैं, एज ए लोन भी चल रहे हैं लाइबिलिटी में, और एज एन इन्वेस्टमेंट भी चल रहे हैं असेट साइड में। तो बेटा कंपनी क्यों बेवजह यहाँ अपने लाइबिलिटी और असेट दोनों तरफ दिखा है, तो कंपनी ने क्या करा, इस ओन डिवेंचर को खरीदकर तुरंत कैंसिल कर दिया डिवेंचर से। तो क्या एंट्री होगी, कंपनी क्या करेगी, 7% डिवेंचर डेबिट करेगी 1 लाख रुपए से, ओन डिवेंचर क्रेडिट करेगी 90 से, और 2 का प्रॉफिट डाल देगी प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन में। अब ये प्रॉफिट फ्यूचर में या तो जाएगा पीएल में या कैपिटल में, उस बारे में मॉडल ने ज्यादा फोकस नहीं किया है। आप उसको पीएल में भेज सकते हो और पीएल के थ्रू फिर वो कहीं भी जा सकता है, पर या फिर भेज दो सीधे कैपिटल में, या फिर आप तो हेडेक हटाने के लिए प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन में डाल दो और ये मेथड छोड़ दो इंस्टीट्यूट के लिए कि वो क्या कहां ट्रांसफर करना है। तो मॉडल में ऐसा कई बार किया, देखा प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन करके छोड़ दिया, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। तो ये क्या हुआ, परचेज ऑफ ओन डिवेंचर की एंट्री क्या हुई, ओन डिवेंचर टू बैंक, और कैंसिलेशन की
डिवेंचर डेबिट टू ऑन डिवेंचर और प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। अब देखिए बेटा बैलेंस शीट में अब क्या बचा, 1 लाख के डिवेंचर कम हो गए, आपका लोन 1 लाख से कम हो गया, और इधर हमारा 1,98,000 से कैश बैलेंस भी कम हो गया, आइडल मनी लोन चुकाने में काम आ गई। ऐसे हम डिवेंचर को नोटिस नहीं भेज सकते थे कि अपनी मनी ले जाओ, ये अपना लोन वापस ले जाओ, क्योंकि उसकी ड्यू डेट नहीं आई। तो ड्यू डेट के पहले कंपनी डिवेंचर होल्डर को बुलाकर उनको मनी वापस नहीं पे कर सकती थी, तो फिर लोन वापस कैसे करे कंपनी, लोन रिपे कैसे करे ड्यू डेट के पहले। तो कंपनी ने एक नया तरीका खोला, ओन डिवेंचर को ओपन मार्केट से खरीद लिया, जिसके लिए कंपनी से अलाउ करता है। बाय बैक के लिए तो इक्विटी शेयर के लिए सेक्शन लगता है अलग से, लेकिन यहाँ ओन डिवेंचर खरीदने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी अपने ओन डिवेंचर मार्केट से इजीली पहले भी खरीद सकती थी, अभी भी खरीद सकती है, खरीद लेगी और उसको कैंसिल कर देगी। ये कंपनी ने कैंसिल कर दिया, इससे आइडल मनी लोन पे ऑफ में, डिवेंचर पे ऑफ में यूटिलाइज हो गई। ये है ओन डिवेंचर ऑपरेशन। ठीक है बेटा, अब कंपनी को फ्यूचर में 4 लाख पर ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यदि नहीं खरीदती मार्केट से 1,000 डिवेंचर खरीद कर कैंसिल नहीं करती, तो पूरे 5 लाख डिवेंचर पर इंटरेस्ट देना पड़ता। अब कंपनी 1 लाख पर इंटरेस्ट बचा लेगी। ठीक है, ध्यान रखिए, एज ए कंपनी इज लिस्टेड नो। अच्छा, यहां भी डिवेंचर रिडीम हो गए, 1 लाख के डिवेंचर यहां भी रिडीम हो गए, पर यहां पर डीआरआर वगैरह क्यों नहीं बनाया बेटा? यहां पर नो डीआरआर एंड डीआरआर इन्वेस्टमेंट requirement because above company is listed company। इसके लिए डीआर की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि लिस्टेड है इसलिए डीआर नहीं बनेगा। आगे बढ़ो। अब बेटा क्या होता है एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट? वैसे आपको ये बताने की मुझे जरूरत एज सच है नहीं बेटा, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट चैप्टर में पढ़ा होगा और मैंने उसको रिवीजन में भी करवा दिया है। वैसे तो आपको हमेशा लगता है कि सर फिर भूल गए बेटा, कब तक एक बार पढ़ लिया, फिर आपने प्रैक्टिस कर ली, फिर रिवीजन भी कर लिया, मॉक टेस्ट भी देना चाहिए, सब कुछ होने के बाद फिर वापस बोले सर फिर से भूल गए। फिर भी मेरी कोशिश है कि मेरी ड्यूटी तो बनती है कि बता दूं, लेकिन ये गलत तरीका है बार बार भूल जाना। बेटा लॉजिक से कोई चीज पढ़ो तो कैसे भूल सकते हो? तो देखिए बेटा, कंपनी के 50,000 डिवेंचर है 1 अप्रैल 19 को। बेटा उसकी इंटरेस्ट की ड्यू डेट कंपनी ने 2 डेट फिक्स कर रखी है, अप्रैल के बाद अप्रैल में, जून जुलाई का सितंबर, 6 महीने बाद सितंबर, और ठीक है, और फिर 31 मार्च को यहां ड्यू डेट है इंटरेस्ट की, ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट है, और यहां पर भी, और 31 मार्च 20 ईयर एंड भी है, और ड्यू डेट भी है ऑफ इंटरेस्ट भी है। कंपनी 6 मंथली इंटरेस्ट देती है सितंबर में और फिर मार्च में। ठीक है, अब बेटा हुआ ये, कंपनी ने अपने इस 5 लाख डिवेंचर पर 30 सितंबर को 6 मंथ का इंटरेस्ट दे दिया होगा। उस 6 मंथ में 3 मंथ तो करंट ईयर का होगा और 3 मंथ प्रीवियस ईयर का होगा, वो ठीक है बेटा, वो इन्वेस्टमेंट चैप्टर का फंडा है, वो हमने पढ़ा भी है। तो 3 मंथ करंट ईयर का और 3 मंथ प्रीवियस ईयर का कुल 6 मंथ का इंटरेस्ट यहां पे कर दिया होगा। सारे डिवेंचर होल्डरों को पूरे 50,000 डिवेंचर पर कंपनी ने 30 सितंबर को सभी पर 6 मंथ का इंटरेस्ट दे दिया होगा, अप टू 30 सितंबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं, 1 दिसंबर को, यानी इंटरेस्ट देने के 2 महीने बाद कंपनी ने ओपन मार्केट से अपने खुद के 4,000 डिवेंचर खरीद लिए 98 में फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। तो कंपनी ने 4,000 डिवेंचर खरीदे, तो बेटा उस 4,000 डिवेंचर पर 4,000 डिवेंचर मतलब हो गए 4 लाख। इस पर कंपनी को 6% से बेचने वाले को 2 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि जिसने बेचा है उसको इंटरेस्ट मिला है सितंबर तक, उसने अक्टूबर रखा, नवंबर रखा और 1 दिसंबर को कंपनी को बेच दिया। तो बेचने वाला व्यक्ति इस खरीदने वाली कंपनी से 2 महीने का इंटरेस्ट वसूल करेगा, उसके बगैर अपने डिवेंचर नहीं बेचेगा, क्योंकि वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट है। तो इस 4 लाख पर रेट है 6% डिवाइड बाय 12 इंटू 2, 4,000 रुपीज का इस पर इंटरेस्ट बनता है 2 महीने का। खरीदने वाला यानी कंपनी खुद खरीद रही है अपने ओन डिवेंचर, खरीदने वाले को खरीदने वाला क्या करेगा? बेचने वाले को 2 महीने का ब्याज जरूर 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 देना ही पड़ेगा, क्योंकि बेचने वाले ने 2 महीने डिवेंचर इन्वेस्टमेंट रखकर हमें बेचा है, कंपनी को बेचा है, तो कंपनी उसको पे करेगी 2 महीने का इंटरेस्ट 4,000। अब यदि 98 की जो प्राइस है, अब ये मैटर ऑफ बार्गेन है, बार्गेन का मैटर है, मतलब यदि मैं कंपनी का अकाउंटेंट हूं और आप डिवेंचर होल्डर, आप मुझे 4,000 डिवेंचर बेचने आए, आपको ब्याज मिल चुका था सितंबर में, अक्टूबर नवंबर रखकर 1 दिसंबर को आप मुझे बेच रहे हैं, मैं कंपनी की तरफ से वो डिवेंचर आपसे खरीद रहा हूं।
अब मैंने कहा भाई 98 रुपीज दूंगा, और 98 के अलावा एक पैसा भी नहीं दूंगा, बेचने आया तो बेच, नहीं तो जा। तो आप कहते भाई अक्टूबर नवंबर का ब्याज तो दो। मैंने कहा भाई कुछ नहीं, जो 98 है ये फुल एंड फाइनल, इसमें सब आ गया, मुझे पता है मुझे ब्याज देना चाहिए 4,000 आपको, पर मैं 98 में मान के चल रहा हूँ कि मैं ब्याज भी इसमें इंक्लूड है, मैं ब्याज अलग से नहीं दूंगा भाई। 98 में बेचना है तो बेचो, नहीं तो मैं कोई और सेलर ढूंढता हूँ। आपने मेरी शर्त मान ली, तो आपने 98 रुपीज की प्राइस में बेच दिया और उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, तो ये 98 की प्राइस क्या हुई? 98 प्राइस विच इंक्लूड्स ऑल, विच इंक्लूड्स इंटरेस्ट, तो ये होगी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट प्राइस कम इंटरेस्ट प्राइस, ये हो गई कम इंटरेस्ट प्राइस। तो आप 4,000 इंटू 98, आप मुझे जो पे कर रहे हैं, मतलब मैं जो आपको पे करूंगा 392 पे करूंगा टोटल, इसमें मैं आपको इंटरेस्ट पे कर रहा हूं 4,000, और इसमें से 4,000 इंटरेस्ट, चूंकि इसमें इंटरेस्ट जुड़ा है जो मैंने घटाया, ये हो गई 388 हो गई कॉस्ट ऑफ ओन डिवेंचर, ये होगी कॉस्ट ऑफ ओन डिवेंचर। तो यदि प्राइस कम इंटरेस्ट है, मतलब इस प्राइस में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, और जुड़ा हुआ है इसलिए लेस करना पड़ेगा, 4,000 लेस करेंगे तो बचेगा 388। लेकिन यदि आपने कह दिया कि नहीं भाई 98 देना पड़ेगा और ब्याज अलग से देना पड़ेगा, आप अड़ गए 98 प्लस ब्याज, 98 प्लस ब्याज, मैंने कहा भाई तू मत जिद कर, ले 98 भी ले और ब्याज अलग से ले, तो 98 की प्राइस में ब्याज जुड़ा हुआ नहीं है, तो एक होती है एक्स इंटरेस्ट प्राइस which does not include, which does not include interest। तो मुझे आपको ओन डिवेंचर के लिए 392 तो पे करना पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट के लिए 4,000 अलग से पे करना पड़ेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, यदि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है इस पेमेंट में तो ये होगी कम इंटरेस्ट प्राइस, और यदि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है तो यही होगी कॉस्ट ऑफ ओन डिवेंचर, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं तो इंटरेस्ट लेस करने की जरूरत भी नहीं है, ये समझ में आ गया होगा। अब यदि एंट्री तो वही होगी, ओन डिवेंचर 388, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 4,000 टू बैंक 392, और फिर वही डिवेंचर की कैंसिलेशन की, और इधर क्या होगी ओन डिवेंचर डेबिट पूरा 392, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 4,000 टू बैंक 396। यहां पर मुझे इंटरेस्ट अलग से पे करना पड़ा, यहां मुझे इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड था और यहां मुझे इंटरेस्ट अलग से पे करना पड़ा, ये फर्क है एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट में, और आपको क्लियर हो गया होगा बस। ठीक है बेटा, अब देखिए एक ही क्वेश्चन दिया है मॉड्यूल में एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट का, ये क्वेश्चन है सेनकम लिमिटेड वाला। कंपनी इशूड 5 लाख डिवेंचर ऑफ 150 ऑन 1 जनवरी 2010, इंटरेस्ट ऑन विच इज पेबल ऑन सितंबर एंड मार्च। कंपनी परचेज इट्स ओन डिवेंचर फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन देयरऑफ एज अंडर। कंपनी ने अपने खुद के डिवेंचर खरीदे इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए, डिवेंचर 150 के हैं और ये इशू किए थे 2010 में। अच्छा, इधर आ रहा है 250 डिवेंचर ऑफ 24725 एक्स इंटरेस्ट डेटेड 1 मार्च 2012। कंपनी ने 250 डिवेंचर खरीदे 24,725 में, और 200 डिवेंचर खरीद कर कैंसिल किए बेटा 1 मार्च को, और 200 ओन डिवेंचर खरीदे 1 सितंबर को, खरीदे और कैंसिल किए। बेटा पहला ये था एक्स इंटरेस्ट और दूसरा वाला है कम इंटरेस्ट। और इन्वेस्टमेंट ऑफ 22,500 वर सोल्ड। अब बेटा चूंकि क्वेश्चन में ये तो लिखा नहीं कि कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, लिखा है क्या? तो यहां पर क्वेश्चन का फोकस है ही नहीं कुछ कि अनलिस्टेड है लिस्टेड है, तो मतलब क्वेश्चन का फोकस सिर्फ डीआरआर पर और डीआरआर इन्वेस्टमेंट पर ना होकर के ओन डिवेंचर पर है, तो आप इसको अनलिस्टेड मान लीजिए। देखते हैं, इन्वेस्टमेंट बेस दिए वो तो ठीक है, फॉर परचेज ऑफ, अब वो इसने ओन डिवेंचर खरीदने के लिए अपने डीआरआर इन्वेस्टमेंट बेस दिए। आपको बनाना है 5% डिवेंचर अकाउंट, ओन डिवेंचर अकाउंट।
अब बेटा जो 5% डिवेंचर है, 1 अप्रैल 2012 को डिवेंचर है 150 के, ये डिवेंचर हो गए 150 के, है ना बेटा, डिवेंचर 150 इशू किए थे 2010 में, हमें बनाना अकाउंट 2012 से, क्योंकि ये सब कुछ 2012 में हुआ है। इशू की एंट्री पास नहीं करनी, वो 2010 में हुई थी, हमें तो 12 से शुरू करना। ओपनिंग बैलेंस 2150 क्रेडिट बैलेंस, ओन डिवेंचर का ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस तो जीरो है। सबसे पहले कंपनी ने क्या किया, ओन डिवेंचर खरीदे 250 24,725 में 1 मार्च को, एक्स इंटरेस्ट। तो बेटा एक्स इंटरेस्ट है, तो इस पर कंपनी को इंटरेस्ट, खरीदने वाले हम खरीदने वाले हैं, हमें बेचने वाले को इंटरेस्ट देना पड़ेगा बेटा। 250 डिवेंचर मतलब फेस वैल्यू हुई 25,000 25,000। 1 मार्च के पहले साल शुरू हुआ कब से, 1 अप्रैल से, अप्रैल सॉरी 1 जनवरी है, और हमने यहाँ पर ओके एक मिनट, 1 अप्रैल शुरू हो रहा है, ये थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है। 1 मार्च, 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और मार्च। इसमें मुझे एक 2 मिनट दीजिए, मैं क्वेश्चन को एक बार देख लूँ। अब बेटा ठीक है, अब मैं शायद मेरी डेट ये लिखने में गलती हुई होगी, ये तो ओपनिंग बैलेंस लिखने में गलती हुई होगी कि ये 1 अप्रैल है या नहीं सॉरी, ईयर एंड डेट दिसंबर है, मैंने गलती से लिखा, यस ये क्लियर है। 1 जनवरी 12 और 1 जनवरी 2012, ठीक है बेटा। जनवरी के बाद आया फेब और मार्च, यस अब ठीक है। 1 मार्च को हमने खरीद लिए 24,725 में ओन डिवेंचर, और इसमें ब्याज जुड़ा हुआ नहीं है, तो ब्याज जुड़ा हुआ नहीं तो इंटरेस्ट लेस भी नहीं होगा, तो एंट्री होगी ओन डिवेंचर टू बैंक, तो ये हमारा ओन डिवेंचर अकाउंट में आएगा 1 मार्च 12 को टू बैंक। फेस वैल्यू 25,000 और ये 24,725, और इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं है, ये एक्स इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट लेस भी नहीं होगा, और इस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा बेटा कितने महीने का, वो आप जैसे 1 मार्च के पहले इंटरेस्ट बेचने वाले को कब मिला था, ड्यू डेट क्या क्या है बेटा, सितंबर और मार्च, सितंबर और 31 मार्च। बेचने वाले को सितंबर में ब्याज मिला होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। बेटा हमें उससे 5 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा इस 25,000 पर। 25,000 पर इंटरेस्ट रेट क्या है, 5%। हमें उसको 521 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा बेटा, ये हमने इंटरेस्ट दिया 521। बेचने वाले को इसके पहले सितंबर में ब्याज मिला था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का हमने ब्याज दे दिया उसको, और वो इंटरेस्ट कॉलम में डेबिट कर दिया। आप चाहो तो आपके एग्जाम में इंटरेस्ट कॉलम से बना लो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है ये जो भी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के नाम से यही लिख दो। उसके बाद आपने इसको इमीडिएटली कैंसिल करो, तो बेटा एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी 5% डिवेंचर डेबिट 25,000, ओन डिवेंचर 24,725 है ना, 24,725 है ना, हाँ, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 275। तो बेटा पोस्टिंग कैसे हो जाएगी, आप इसकी पोस्टिंग तो कर ही दोगे, इसकी पोस्टिंग बेटा आप करना जानते हो, मैं सिर्फ इन शॉर्ट बता रहा हूं बेटा। उसके बाद फिर आपका आया, इसके बाद बेटा फिर अगला रिडम्पशन कब है, आपको बाकी अकाउंट तो पूछे नहीं है। 1 सितंबर, ये था 1 मार्च 12, 1 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 सितंबर बेटा। फिर से क्या एंट्री होगी, ओन डिवेंचर खरीदा तो ओन डिवेंचर टू बैंक करनी पड़ेगी, पर यहां पर बेटा कम इंटरेस्ट है, यहां पर है कम इंटरेस्ट, तो 20,125 में पहले क्या करना पड़ेगा, मैं रफली बता रहा हूं बेटा, 20,125 में से पहले इंटरेस्ट लेस करना पड़ेगा, फिर जो आएगी कॉस्ट ऑफ ओन डिवेंचर, ठीक है बेटा। अब देखो 1 सितंबर, तो इसको हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसको इसके पहले इंटरेस्ट कब मिला होगा, इंटरेस्ट की ड्यू डेट क्या है बेटा, सितंबर और मार्च। जनवरी से साल शुरू हुआ था, कंपनी ने ब्याज दिया होगा मार्च में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर 5 महीने का ब्याज देना पड़ेगा इस पर भी। यहां पर फेस वैल्यू कितनी है बेटा, 200 डिवेंचर है ना, तो 20,000 की फेस वैल्यू पर, थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूं,
20,000 पर 5% से फिर से 5 महीने का ब्याज, वो मंथ आप देख लेना, 416 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हमने इंटरेस्ट घटाया है इसमें से, तो 19,708 आ गई कॉस्ट अमाउंट डिवेंचर, 19,708। तो एंट्री क्या होगी बेटा यहाँ पर, टू बैंक। 19,000, ये 20,000 फेस वैल्यू है, 19,708 कॉस्ट है, और ये इंटरेस्ट हमने जो भी दिया है, इंटरेस्ट जो भी दिया है बेटा हमने, कितना इंटरेस्ट दिया है, 416, जो भी है, यहाँ डेबिट कर दो। और इसको कैंसिल करने की एंट्री क्या करेंगे, पोस्टिंग आप खरीदोगे बेटा, ओन डिविजन खरीदे हैं हमने 19,708 में, है ना बेटा। अब 5% डिवेंचर डेबिट 20,000 टू ओन डिवेंचर 19,708 टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन जो भी आता है, बस 292 जो भी आता है, वो जो भी आता है बेटा। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना होगा बेटा। आई थिंक कि आपको ये सब पोस्टिंग तो आप कर लोगे, इजीली कर लोगे बेटा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा, इतना काफ़ी आपके लिए। मैं स्टूडेंट की डिमांड होती है कि सर कम से कम टाइम में रिवीजन कराओ ताकि हमको, तो बेटा मुझे कम से कम टाइम में रिवीजन कराना है, इसलिए मैंने आपको बोल दिया जितना यदि आपने पढ़ लिया, आप मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन कर लोगे, और मॉड्यूल के आपको विद सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन और पीछे प्रैक्टिस प्रॉब्लम दोनों करने हैं, वो करना ज़्यादा जरूरी है। आप भले नोट्स छोड़ देना, पर मॉड्यूल 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 करना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, थैंक यू।